होपफुली कि अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा अमित। और जैसा कि 3 तारीख को सितंबर को ही एग्ज़ाम्स का डेट ऑलरेडी अलॉटेड है। सो उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचे हुए हैं, मतलब मैक्सिमम अगर देखें तो 12 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। सो इस 12 डेज़ में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, प्रैक्टिस सीरीज अब चलेगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग का कई टॉपिक कवर करेंगे, जैसे लाइक एज पहला सीटिंग अरेंजमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और वेन डायग्राम देखेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का देखेंगे, लेटर का सीरीज का देखेंगे, डायस पे देखेंगे, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अगर आज आज जो मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर किया था 2018 के पेपर का सॉल्यूशंस बना करके, आई डोंट नो कि अब वो पेपर का सॉल्यूशन दे करके आप लोग कितना खुद से समझ पाए। वैसे मैंने पूरा डायग्राम और पूरा लिख लिख करके सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। लेक्चर भी उसका बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वहाँ पे ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायस दे दिया गया है आपको लूडो वाला, उससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, वेन डायग्राम से कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को, और वेन डायग्राम ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, उनके रूल्स भी बता चुका हूँ कि 10 जो रूल्स हैं वो किस किस सिचुएशंस में कौन कौन सा रूल आप अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि जो प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चंस आपके लगे हैं, उन क्वेश्चंस को देख करके आपके क्या रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, और उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, एज वेल एज अपना कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आप उन चीज़ों से पहले से ही एक तरीके से इंक्यूबेट हो चुके रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वो क्वेश्चंस देख कर घबराहट ना हो और लगे ना ऐसा कि हाँ कुछ नया सा क्वेश्चन आ गया तो समझ में नहीं आ पा रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और होपफुली कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, और वीडियो हम पॉज कर देते हैं ताकि आसानी से चीज़ें स्मूथली चलती रहें, अदरवाइज नेट ज़्यादा खर्च होगा। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो पहला ही क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है, और वेन डायग्राम का पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, जिसको मैं अभी यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा समझिए और लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द ट्रेवलर, ट्रेन एंड बस। यहाँ पे ट्रेवलर जो है वो मतलब क्या है, यात्री हैं, मतलब जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी बात किया जा रहा है, ना कि ट्रेवलर गाड़ी की बात कर रहा है। यात्री हैं, ट्रेन है, बस है, इन तीनों में आपको रिलेशंस बताना है, और इन तीनों के रिलेशंस को कौन सा फिगर इन चारों में से सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, यही आपसे सवाल किया जा रहा है। सो पहले आप देखिए, मैं अभी थोड़ा पॉज हो जाता हूँ, फिर आप अपना लगाइए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, देन इसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यात्री क्या है, एक बड़ा ग्रुप है। यात्री जो होते हैं, यात्रा या तो आपका ट्रेन से भी कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, बस से भी कर सकते हैं। चूँकि ट्रेन और बस दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, इनमें कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है। ट्रेन अलग अपना स्ट्रक्चर है और अलग तरीके से चलने का चीज़ है, और बस का अपना अलग तरीके से, लेकिन दोनों का ही काम क्या है, यात्री को लेके जाना। सो पैसेंजर्स जो होंगे, मीन्स ट्रैवलर जो होंगे, वो बेसिकली आपका बड़ा ग्रुप हो जाएगा। और इन दोनों का मतलब ट्रैवलर का काम क्या है, यात्रा करने का, मतलब यात्रा करने वाले जो होते हैं वो हो सकता है कि यात्रा ट्रेन से भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है वो बस से भी कर सकते हैं। सो ये जो सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, ट्रैवलर को, और इन दोनों में किसी स्मॉल जो सर्कल होंगे रिप्रेजेंट किसको करेगा, एक ट्रेन को और एक बस को। सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या है, सही आंसर है। दैट मीन्स ये कि बड़ा वाला जो सर्कल है वो बताता है ग्रुप को, मीन्स ट्रैवलर को। और ये ट्रैवलर जो होंगे हो सकता है बस से ट्रैवल करें, या हो सकता है आपका ट्रेन से भी ट्रैवल करें। सो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर पहले के लिए जो ऑप्शन नंबर सही है वो दैट इज द डी सही है। अमित, क्या आपका आंसर यही कुछ होने वाला था, या मैंने टाइम कम दिया? अमित? ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। इन तीनों में आपको क्या रिलेशन समझ में आता है, इनके लिए कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये चीज़ आपको बताना है।
बोनस का मतलब आप जानते हैं एक्स्ट्रा जो आपकी सैलरी ज़्यादा मिलता है। प्रॉफिट मतलब कि जो आपने काम किया या जो आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा कितना आपको पैसा मिला। डिविडेंड का मतलब होता है किसी भी आदमी का किसी में शेयर किया हुआ है कोई भी पूरी पूरी महीने की जो कमाई है आप उसको बोल सकते हैं। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है ये आपको इस डायग्राम के हेल्प से बताना है कि कैसा हो सकता है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन। अमित, हेलो अमित। कहाँ चला गया? अमित आवाज सुनाई दे रहा है? डिविडेंड का मतलब होता है जैसे सपोज आपने किसी कंपनी में कोई चीज़ शेयर किया हुआ है और आपको उसका शेयर में कितना चीज़ें मिल रही हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि जो भी पूरा एक किसी भी आदमी का जो पूरी सैलरी है जो पूरा इनकम है उसको आप डिविडेंड बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना कि इन दोनों इन तीनों में रिलेशन क्या होगा। प्रॉफिट है, बोनस है एंड डिविडेंड है। बोनस अलग है, प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट एक कह सकते हैं कि लार्ज टर्म है, बोनस उसका एक पार्ट हो सकता है। तीनों ही बेसिकली एक तरीके के देखा जाए तो बेनिफिट वाले ही पार्ट हैं। डिविडेंड का मतलब भी वही होता है कि जैसे सपोज कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट हो रहा है उसको उनके शेयर होल्डर को दिया। सपोज आपने किसी दो लोगों के साथ में कोई एक कंपनी खोली है और उसमें कंपनी के जो अर्निंग में जो भी आपका बेनिफिट हो रहा होगा उसको क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा आपके दोनों जो पार्टनर्स होंगे। ऑप्शन ए एंड बी। ए। देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। प्रॉफिट भी, प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था, आपको उसका आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उससे ज़्यादा पैसा आपको मिला हुआ है। डिविडेंड का मतलब भी वही है कि कोई कंपनी आपने में शेयर किया हुआ था किसी भी चीज़ में, आप ऑर्गेनाइजेशंस में, और उसमें कंपनी को फ़ायदा हुआ है तो उस फ़ायदे को आपको परसेंटेज जो था आपको उसने दे दिया है। बोनस का मतलब यही होता है कि जहाँ कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके एक्स्ट्रा आपको क्या किया गया, पे किया गया। तो तीनों ही कंडीशंस में आपको बेनिफिट ही हो रहा है। बट इन तीनों के रिलेशंस का आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है इस फिगर से। अब शायद मेरे ख्याल से आपको लगाने में आसानी होगी। थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे, टाइम ले। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? हाँ।
वेरी गुड। सो किस पे जाना चाहेंगे? सपोज आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप कौन से डायग्राम पे जाएंगे? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के लिए आप एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं, मतलब क्यों आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए? मतलब आपको, आप जो लगा रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक आप क्या देना चाह रहे हैं कि ये क्यों सही है? बताइए, बताएंगे तभी चीज। देखिए होगा क्या कि जब आप अपने अप्रोच को लगाएंगे, क्वेश्चंस गलत हो सही हो अलग चीज़ है, लेकिन आपका अप्रोच लगाने का तरीका आना चाहिए और आपको उन चीज़ों में अपनी इनपुट देना आना चाहिए। और इसके लिए आपको रूल सारे में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। पढ़ाया है ना? हेलो। हेलो। हेलो अमित। ये बार बार कनेक्शन ही लॉस हो गया। अच्छा ओके। बाबा रे बाबा। वो नेटवर्क का इशू है। अभी दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है? ओके। अभी स्लाइड दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। ओके। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चंस को। और यहाँ पे देखिए बेसिकली प्रॉफिट जो टर्म है वो बड़ा टर्म है ना? मतलब एक फ़ायदा है, और फ़ायदे की कई सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। जिसमें से बोनस और डिविडेंड दोनों, मतलब प्रॉफिट जो टर्म है वो लार्ज है, तो बड़ा वाला जो सर्कल होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट को। चूँकि डिविडेंड और बोनस दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का मीन वही है कि उसको बेनिफिट हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाई बड़ा जो सर्कल होगा रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को, और जो छोटे सर्कल जो होंगे वो किसमें आएँगे? दैट इज़ द डिविडेंड एंड बोनस को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है, मतलब आप सही अप्रोच लगा रहे थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द वीमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स? महिला में, मदर्स में और इंजीनियर्स में क्या संबंध है, और उस रिलेशंस को कौन सा डायग्राम सही रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऐसा क्यों?
हाँ, ये मतलब कि वीमेन जो टर्म है वो लार्ज स्केल है, ग्रुप है। और मदर जो होंगी वो महिलाएं ही होंगी, तो इसका मतलब कि सारी मदर जो होंगी वो महिला ही होगी। ठीक। और इंजीनियर्स भी महिला हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, रिलेशन में है। ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी? फैक्ट्री है, प्रोडक्ट है, मशीनरी है। एक किसी फैक्ट्री में, बेसिकली फैक्ट्री क्या लार्ज टर्म है। उस फैक्ट्री में दो, हाँ मतलब कि कुछ मशीन वाले पार्ट होते हैं और मशीन से कोई चीज़ बन करके फिर निकलती है, जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस होता है, प्रोडक्शन भी होते रहते हैं। लेकिन चूंकि प्रोडक्शंस कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कोई मटेरियल होगा, चाहे वो जो भी कोई सामान हो। मशीनरी का मतलब है कि वहाँ पे कोई मतलब ऐसे मशीन वाले पार्ट होंगे। लेकिन है ये सब किसके पार्ट, दैट इज द फैक्ट्री के। तो फैक्ट्री के अंदर में ही दोनों आएंगे, लेकिन इन दोनों में कोई आपस में कॉमन रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ मशीनरी हो वहाँ पे प्रोडक्ट बने, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, बात ये आपकी सही है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मशीनरी होगी, खास करके फैक्ट्री में, है ना। लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब कि जैसे जो प्रोडक्ट है वो एक एडिबल, मतलब कोई भी चीज़ पर्पस के लिए है, खाने के लिए, चाहे पहनने के लिए, चाहे जो भी कुछ है। जैसे सपोज कि कोई कपड़े की फैक्ट्री है। तो कपड़े की फैक्ट्री में क्या होगा, बहुत सारी मशीनरी होंगी, धागा सिलने वाला, धागा करने वाला अलग होगा, कलर देने वाला अलग होगा। और कपड़ा आपका अलग कहीं बनेगा। वो चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, उनका ऐसा नहीं कि हाँ ये मतलब कि जो प्रोडक्ट होगा वो मशीन होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ओवरलैप करने का मतलब हो जाता है कि इनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं। समझ रहे हैं। रूल्स में आपको पढ़ाया था कि अगर दो कोई सर्कल अगर आपस में ओवरलैप करता है, दैट मीन्स कि सर्टेन पॉइंट पे ये दोनों चीजें कॉमन है। प्रोडक्ट में और मशीन में कोई चीज कॉमन नहीं है, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। मतलब कि ये दोनों ग्रुप में आएंगे, लेकिन दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि ट्रेवलर जो था वो बड़ा ग्रुप था, बस में और ट्रेन में कोई सिमिलरिटीज नहीं थी, कोई चीज कॉमन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द ऑथर, लॉयर एंड सिंगर? ऑप्शन बी। ऐसा क्यों? क्यों ऑथर सिंगर नहीं हो सकता? और क्या? अरे किसी भी तरीके से आप देखिए, कोई भी, क्या कोई वकील ऑथर नहीं हो सकता, क्या कोई वकील सिंगर नहीं हो सकता, क्या कोई सिंगर वकील नहीं हो सकता, या कोई सिंगर ऑथर नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सपोज अगर आपने बड़े बड़े सर्कल को कुछ भी रखा, लाइक एज अगर ऑथर रखा, तो आप इसका मतलब ये होगा कि जितने भी ऑथर होंगे वो लॉयर होंगे, अगर इसके अंदर में रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम्म। हम्म। नहीं, इंटरलिंक नहीं होगा। इंटरलिंक्ड होगा फिर तो ये हो जाएगी, कोई कॉमन चीज हो जाएगी। कॉमन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि ऑथर लॉयर हो सकता है, सिंगर हो सकता है। मतलब ग्रुप से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और वैसे भी देखिए यहाँ पे सिंगर, मतलब गाना गाना है और एक लिखना है, एक लिखना है और एक बोलना है। वकालत अलग चीज हो जाती है, प्रोफेशन अलग है एकदम। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। क्यों?
अगर आप ए डायग्राम पे लगाते हैं मतलब कि ये वाला दिस वन तो ये बताता है कि 2 कोई चीज़ें आपस में क्या है ग्रुप से बिलॉन्ग करती हैं, तीसरे वाले को कोई इससे मतलब नहीं है। है ना? ऑप्शन नंबर बी पे क्यों नहीं जा रहे हो? इसपे क्या दिक्कत है? तो ये जो तीनों प्रोफ़ेशन है क्या कोई कनेक्शन है क्या? राइटर का, सिंगर का, लॉयर का? हाँ, ये यही यही बात मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन क्या उसके हिसाब से सपोज़ अगर आप सी पे जाते हैं तो सी का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज़, चाहे आप सिंगर रखेंगे या लॉयर रखेंगे, वो बड़ा ग्रुप हो जाएगा और इसके अंदर में दोनों का मतलब ये हुआ कि दोनों इस ग्रुप के अंदर में आते हैं लेकिन इनमें कोई आपस में कॉमननेस नहीं है। अब देखो, सिंगर जो होते हैं उनको क्या लिखने की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन देख करके थोड़ा-सा प्रेशर डालिए दिमाग पे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑप्शन नंबर ए का मतलब यही है कि 2 चीज़ें आपस में एक ग्रुप से बिलॉन्ग करती हैं, तीसरा वाला जो है एकदम ग्रुप से बिलॉन्ग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड का मतलब ये है कि तीनों अलग-अलग प्रॉपर्टी हैं, किसी से कोई बी का, किसी से कोई आपस में कॉमननेस नहीं है। सी का मतलब ये है कि बड़ा एक ग्रुप है और उस ग्रुप से दोनों बिलॉन्ग करते हैं लेकिन दोनों में आपस में कोई सिमिलरिटीज़ या कॉमननेस नहीं है। तीसरे वाले का है कि तीनों ही आपस में एक कॉमन ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चंस के लिए जो राइट आंसर है वो है बी। ऑथर अलग हैं, लॉयर अलग हैं, सिंगर अलग हैं, इन तीनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। हो सकने वाली बात अलग है, बट हो सकने वाला ऐसा नहीं है। प्रोफेशन से मतलब दे रखा है। ऑथर का अपना अलग काम होता है, कहीं पे कॉमन चीज नहीं है। और लॉयर अपना अलग होता है, सिंगर अपना अलग होता है। ठीक है भाई, तो आप मैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ना चेक करने के लिए कि आपने जो मैंने आपको पढ़ाया उससे आपको कितनी समझ आती है। मैं आपकी चीज़ों को एग्री क्यों करूँ? आप उससे अगर आप आपको अगर कॉन्फिडेंट है और अगर आपने सही चीज़ सीखी है तो आप उस पे उसको डिफेंड कीजिए कि सर ऐसे ही होगा, ऐसे इसलिए होगा, राइट? और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आप अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है? आपने सही सीखा है कि नहीं सीखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन द जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स? चोर में, अपराधी में और जज में क्या रिलेशन है? बताइए। ये आप समझिए कि ये वेन डायग्राम बेसिकली एक लैंग्वेज है ना? आपको हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम्म, तो तो ये वाला जो सर्कल है ऐसे बनाने का मतलब ये हो जाता है कि इस वाली प्रॉपर्टी से ये बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं हो सकता? भाई इसमें जज साहब ये हो जाएंगे और चोर और अपराधी ये हो जाएंगे। तो चोर और अपराधी में एक चीज कॉमन है, दैट मीन दोनों ही गलत हैं। नहीं, लिसन लिसन लिसन, क्रिमिनल्स का मतलब थोड़ा ब्रॉडर सेंस है ना? दो दो वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो ये कॉमन है ना यहाँ पे। ये चीज, ये जो सर्कल दिखा रहा है ये कॉमन है। ये दिखाने का मतलब ये हो गया कि सारे अपराधी चोर हैं। अब
नहीं, 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 नहीं। ये जो सर्कल होगा या तो ये बताएगा कि सारे क्रिमिनल्स चोर हैं या तो सारे चोर क्रिमिनल हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, अगर बड़ा वाला ये क्रिमिनल्स को आपने रख दिया, ठीक है? और यहाँ पे आपने थाइप्स रख दिया, ठीक? तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सारे जो चोर हैं वो क्रिमिनल हैं, मतलब अपराधी हैं। नहीं। चोरी चोरी गुनाह है, लेकिन जैसे क्रिमिनल आप कब वर्ड यूज करते हैं? क्रिमिनल 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 जो वर्ड है वो आप यूटिलाइज कब यूज करते हैं, मतलब किस चीज को सही डिनोट करता है क्रिमिनल? क्या 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 ऐसे पॉकेट मार वाले चोरों को आप क्रिमिनल बुला सकते हैं? फिर तो कुछ तो डिफरेंस है ना। तो फिर उस डिफरेंस को समझना होगा आपको। हम्म। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए कोई चीज चुरा लेना अपराध नहीं है, मतलब ये है कि जैसे क्रिमिनल का मतलब होता है कि अपराध किया है आपने, कुछ इलीगल काम किया है आपने। थोड़ा सा समझिए तभी आपको। सोच करके बताइए, सारे रूल्स पढ़ा दिए आपको। थोड़ा जल्दी करिए। क्रिमिनल का मतलब कि पर्सन्स हु हैज परफॉर्म या हु हैज डन समथिंग इलीगल वर्क। कोई भी चीज, कोई इलीगल काम अगर आपने किया है तो उसे आप क्रिमिनल बोलते हैं। सी। पक्का। चलिए, कब से मैं यही सोच रहा था कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए। ये वाला वर्ड लगाने का मतलब हो जाएगा कि सारे चोर अपराधी हैं या सारे अपराधी चोर हैं। हालांकि आपके इंडियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में चोरी करना एक अपराध है, अपराधी को सजा दी जाती है, ठीक है? बट सी ऑप्शन आपका ये बताता है कि इन दोनों में कॉमन है, दोनों ही अपराध के बोध में आते हैं, मतलब कि चाहे चोरी करिए चाहे क्रिमिनल कीजिए, ये जो पोर्शन है ये अपराध को बताएगा। और जबकि जज साहब आपके ये हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विचर। हाँ। हाँ, वही चीज है। विच आर द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द इंडिया हरियाणा एंड वर्ल्ड। ये तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। इंडिया, हरियाणा, वर्ल्ड। वर्ल्ड जो कि बहुत बड़ा है, उसके अंदर में इंडिया है, उसके अंदर में हरियाणा है। So ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which of the following indicates diagram indicates the best relation between the pigeon, birds and dog? ये दोनों चिड़िया हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ना। मतलब बड़ा सर्कल क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, उसके अंदर में पिजन हो जाएगा, इसके बाद आपका ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द अर्थ सी एंड सन।
वाह। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। मालूम है अच्छे तरीके से कि अर्थ बड़ा है, अर्थ के एक पार्ट में आपका क्या है, सी है, जबकि सन से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही होता है फायदा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। और वेन डायग्राम के मैंने जो लेक्चर लिए थे उसमें आपको 10 रूल बताए थे। अगर आपने वो वाले वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको वेन डायग्राम की प्रॉब्लम आपको अब परेशान करेगा ही नहीं। आपको समझ आ चुका है कि हाँ कैसे चीजें होती हैं। जो द फॉलोइंग डायग्राम। हाँ। हाँ, अब ये देखो, ये तो वर्ड्स को तो थोड़ा-सा आपको तैयार रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। बिटवीन द हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? हुँ, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। ओके, तो वेन डायग्राम आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट से। थोड़ा-सा आपको समझना रहेगा और जिस जिस तरीके से क्वेश्चन से बोलेगा वैसे-वैसे आपको यहाँ पे समझना होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है सीटिंग अरेंजमेंट वाले का। ए, पी, आर, एक्स, एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। ओके, एक रो में क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। सपोज कीजिए कि ऐसा रो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एस एंड जेड आर इन द सेंटर। एस एंड जेड क्या है, सेंटर में है। ए एंड पी आर द एट द एंड, मतलब मान लीजिए एक एंड पे ए है, एक एंड पे क्या है, पी है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ओके, तो सपोज कीजिए कि अगर इस तरफ ये चूंकि एंड पॉइंट पे है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, राइट। तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठा है। सो हु इज टू द राइट ऑफ अ पी। तो पी का राइट क्या होगा, जेड होगा। ओके, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। समझ आया? फिर से देखिए। बोल रहा है कि ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन रो। तो एक तरीके से मान लीजिए ये रो बना हुआ है आपका। एस एंड जेड आर इन द सेंटर, मतलब सेंटर में है एस और जेड। ए एंड पी आर द एंड्स। ए एंड पी आर द एंड्स पे है, मतलब ए मान लीजिए यहाँ पे है, पी मान लीजिए यहाँ पे है। आर इज द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द ए। तो ए का राइट आपका ये है, लेफ्ट आपका क्या है, ये है। तो बता रहा है कि आर जो है वो यहाँ कहीं ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। सो हु इज टू द राइट ऑफ द पी। तो पी का राइट क्या होगा, ये होगा। पी का लेफ्ट आपका ये होगा। तो पी के राइट कौन में है, जेड में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ आया? हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। मान लीजिए कि आपका ये बेंच है और इस पे ये लोग बैठे हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी एंड बी। मान लीजिए कि बी बैठा है, उसके बाद ए बैठा है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी, मतलब डी बैठा है फिर सी बैठा है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, मतलब डी जो है वो ई के साथ में नहीं बैठा है। और ई हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एंड ऑफ द ईच ऑफ द बेंच। तो मान लीजिए अगर आपका ये राइट है और मान लीजिए अगर आपका ये लेफ्ट है, या अगर आप इसको लेफ्ट मानते हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ई बैठा हुआ है। ओके, एंड सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर ये लेफ्ट ये है, सॉरी,
तो यहाँ ई होना चाहिए। सी इज द सेकेंड पोजिशन ऑफ द राइट, राइट मतलब से यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे है। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ए इज द राइट ऑफ बी एंड ई। हाँ ठीक है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। अच्छा मतलब डी यहाँ कहीं पे होना चाहिए। सो इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग बिटवीन डी एंड सी? ऑप्शन नंबर बी। इन क्वेश्चंस के लिए अमित ऐसे समझिए कि जितना स्टेटमेंट बोलता जाए उसका हर स्टेप में चीज़ों को करते जाइए, तभी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया है क्वेश्चन? अमित, अगला सवाल है, देयर आर 8 हाउस इन अ लाइन एंड ईच हाउस ओनली वन बॉय लिव्स विद कंडीशंस एज गिवन बिलो। चलिए भैया मान लीजिए कि एक लाइन है और उसमें ऐसे 8 हाउस हैं, ठीक है। जैक इज नॉट द नेबर सिमन, जे इज नॉट टू सिमन। हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द लैरी, हैरी जस्ट लेफ्ट ऑफ द लैरी, लैरी के लेफ्ट में। पाउल लाइव्स इन वन ऑफ द टू हाउस इन द मिडिल, मान लीजिए मिडिल पॉइंट पे है तो यहाँ पे पी रह रहा है। माइक लिव्स इन द बिटवीन पाउल एंड लैरी, पाउल एंड लैरी। मान लीजिए कि यहाँ पे एच है, यहाँ पे एल है, पाउल एंड लैरी। ओके, माइक यहाँ पे है, मिस एम। If at least one lives to the right of a robot, right of the Robert and Harry is not between. रॉबर्ट के पास बैठ रहा है एंड हैरी इज नॉट बिटवीन द टाउड एंड लॉरी। हैरी जो है वो टाउड एंड लैरी के बीच में नहीं है, टाउड यहाँ पे नहीं होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्वेश्चन समझ में आया अमित? क्या? ये ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये- तो यही ठीक है, यही हमेशा रहता है, लेफ्ट एंड राइट। सर्कल अगर बनता है मतलब इस तरीके से बनेगा तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे होगा तो फिर टॉप एंड बॉटम का हो जाता है। तो लेफ्ट एंड राइट हमेशा इस तरीके से रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई सर्कल होगा वहाँ पे फेस डिपेंड करेगा कि फेस किधर के, सेंटर की तरफ है या सेंटर के बाहर है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है। ओके, सो अभी क्या पढ़ करके समझोगे या फिर मैं इसको आगे करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँ? हाँ, कर लेना आराम से। ओके, डायरेक्शन टू सॉल्व, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। अब देखो ये क्वेश्चन अलग हो गया, एक सर्कल है और इस सर्कल में सब के सब इधर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। कैसे? पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अ टी। तो अब अगर सपोज ऐसे कोई बंदा बैठेगा तो इसका ये वाला पोर्शन क्या होगा? राइट होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, फेस इसका इधर की तरफ है। ओके, तो क्या कह रहा है? P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अ टी।
राइट के टी है, मतलब कि टी सपोज कीजिए यहाँ पे है, और एक बीच में कोई बंदा और आएगा, तब जाकर के आपका आएगा कौन, पी। तो पी का राइट आपका ये हो जाएगा, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज नेबर ऑफ आर एंड वी। पी का जो नेबर है वो कौन है, आर और वी है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे वी हो, यहाँ पे आर हो, या यहाँ पे वी हो, यहाँ पे आर हो। ओके। एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी। जो पी है उसका मतलब एस जो है वो पी का नेबर नहीं है। मतलब कि एस का पोजिशन ना तो यहाँ होगा ना तो यहाँ होगा, कहीं और होना चाहिए। वी इज द नेबर ऑफ यू, मतलब यू और वी का मतलब वी आपने यहाँ पे अगर रखा है तो उस केस में आपको यू क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये पड़ोसी है इसका। क्यू इज नॉट बिटवीन द एस एंड डब्ल्यू। क्यू जो है वो एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है। तो मतलब कि एस मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो क्यू सपोज अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये डब्ल्यू और एस के बीच में नहीं है। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन द यू एंड एस। यू एस एस के बीच में नहीं है, इसका मतलब डब्ल्यू को हम यहाँ ले सकते हैं। ओके। ये स्टेटमेंट है। हाँ, ये स्टेटमेंट है इनका पूरा इस तरीके से। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। कौन से दो आपस में नेबर्स नहीं है। आर एंड वी। आर एंड वी। आर एंड वी तो आपस में नेबर नहीं है। यू एंड वी। यू एंड वी आपस में नेबर हैं, ये गलत हो जाएगा। आर एंड पी। आर एंड पी, हाँ आर एंड पी भी नेबर्स हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू एंड डब्ल्यू, देखिए इसका मतलब ये फिगर बहुत सही बन गया है। समझ रहे हो अमित। हाँ, आर एंड वी जो है नेबर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब ये फिगर बनाना ही सबसे बड़ा ट्रिक है। फिगर अगर सही से बन गया तो फिर आप सही से स्टेटमेंट कर ले जाएंगे। अब इसी फिगर के बेसिस पे अगला सवाल है। विच वन इज इमीडिएट राइट टू द वी। वी के जस्ट बगल में कौन है। वी के राइट में कौन है, यू। सो सिंपल। अगला सा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब फिगर पे फिर से जाना पड़ेगा आपको, फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज कि अगर फिगर ये कुछ इस तरीके से बना था, मैं उसको फिर से यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ कलर चेंज करके। क्या था फिगर में, सीरीज क्या है, क्यू डब्ल्यू एस, क्यू डब्ल्यू एस, यू, सॉरी, यू वी पी, वी था, उसके बाद पी है, फिर आर है एंड टी है ना, यही था। चलिए अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अ क्यू। राइट ऑफ अ क्यू, नो। पी जो है वो राइट ऑफ क्यू नहीं है। आर इज बिटवीन यू एंड वी। आर इज नो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द डब्ल्यू। यस, डब्ल्यू के लेफ्ट में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। यू इज बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पे क्या है, गलत है। ये फिगर आपको अगर सही से बना लिया आपने, मतलब इस फिगर आपका सही से बन गया, तो फिर आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस। एस का पोजीशन क्या है, तो यू एंड डब्ल्यू के बीच में है। क्या कोई है ऐसा पोजीशन बिटवीन द यू एंड वी, नहीं। सेकंड टू द राइट ऑफ अ पी। राइट ऑफ पी का सेकंड, नो। टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, यस। डब्ल्यू के जस्ट बगल में ही क्या है, आपका एस है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, समझ आ रहा है अमित। हम्म। चलिए अब आया है डायस क्वेश्चंस। इसके लिए पहले आपको कुछ रूल्स है जो कि समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट अपोजिट वाला जो फेस होगा, उन दोनों की वैल्यू को सम करके बेसिकली आपका टोटल 6 आना चाहिए। मतलब डायस के किसी भी दो फेस की वैल्यू को अगर आप सम करते हैं तो वहाँ पे 6 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अपोजिट वाला जो फेस होगा कितना होगा, 3 होगा।
ऐसा पॉसिबल है क्या? तो डायस में 2 3 क्यों रहेगा? Which digits will appear on the face opposite to the face with the number 4? 6 के अपोजिट में 0 होता है ना? लूडो खेला है लूडो? तो उसमें जो डायस होता है 6 के नीचे 0 होता है। यही 6 नंबर होते हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 फेस हो गया, 6 फेस होना चाहिए। इसका हाँ। अरे 0 नहीं आता है? अरे लूडो में 0 नहीं होता है? अरे भाई, लूडो कभी खेले नहीं हो क्या? खेले हो? हम्म, तो नहीं चलेगा और क्या। चलो अच्छा, मान लो 6 है यहाँ पे, है ना? तो फिर 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 तो टोटल सम 7 आना चाहिए। तो 6 प्लस बराबर 7 हो जाएगा, और इसके बाद फिर तुम्हारा 2 प्लस 5 बराबर 7 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 बराबर 7 हो जाएगा, है ना? तो पूछ रहा है कि 4 के फेस के अपोजिट में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब डाइस के किसी भी 2 फेसेस का, मतलब सम ऑफ 2 फेस ऑफ अ डाइस इज इक्वल टू 7, ये हमेशा याद रखिए। मतलब कि जो डाइस होता है उसके किसी भी 2 फेस का जो समेशन मतलब ऐड होकर के आएगा, वो क्या आएगा? 7 आएगा। तो जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा हो उसमें आप 7 को माइनस कर देना, फिर नंबर आ जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसका मतलब नीचे क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 4 होगा। समझ आया? ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। इसकी तरफ क्या होगा? 4 होगा, है ना? तो डाइस के किसी भी 2 फेस का, जो भी आपने डाइस यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरीके से, इसके किसी भी 2 फेस का सम अगर आप करेंगे तो ये बेसिकली से ये 3D है। मान लो कि यहाँ पे नंबर मैं लिख दे रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे 1 है। ये क्या हो गया? ये अगर 1 है तो इसके जस्ट नीचे वाला कितना होगा? 6 होगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा: 1 + 6 इज इक्वल टू 7, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, है ना? अगर 2 दिख रहा होगा तो 5, 1 दिख रहा होगा तो 6, 3 दिख रहा होगा तो 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टू पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। ओके, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 5? सिंपल। कितना इजी सा सवाल है कि नहीं? इसी को बोलते हैं लॉजिक।
अगर आपको लॉजिक पता है तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद कंटेन 2 पॉइंट्स? इसकी बात कर रहा है। 5, बिकॉज 2 + 5 = 7, है ना? अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये 5 आपको वर्ड दे रखे हैं और आपको इनको अरेंज करके कोई एक सेंटेंस बना देना है। उस वाले ऑर्डर के बारे में आपसे पूछ रहा है। की है, डोर है, लॉक है, रूम है, स्विच ऑन है। बताओ क्या क्या होना चाहिए। इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। स्विच ऑन पहला, इसके बाद बन जाएगा की, स्विच ऑन की, फिर इसके बाद डोर, फिर इसके बाद रूम, फिर इसके बाद लॉक, है ना? स्विच ऑन, स्विच ऑन की, डोर, रूम, लॉक। सो पांचवा, पहला, चौथा, नहीं डोर का दूसरा है। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर एंड फ्रेज। वाह क्या बात है। सबसे पहले क्या आएगा? लेटर आएगा, फिर क्या आएगा? वर्ड आएगा, फिर सेंटेंस आएगा, फिर फ्रेज आएगा, फिर पैराग्राफ आएगा। तो पहला नंबर पे क्या हो जाएगा? लेटर, फिर इसके बाद वर्ड, फिर इसके बाद सेंटेंस, फिर इसके बाद फ्रेज, बस। तो कौन कौन सा ऑर्डर बैठ रहा है? पहले 4, देन 1, देन 3, देन 5, देन 2। 4 1 3 2 5, बी ऑप्शन सही है। अरेंज द गिवन वर्ड, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सेंटेंस। पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज एंड जजमेंट। अभी अमित तुम करोगे। हम्म। अरे भाई, कोई कोई क्राइम करेगा, फिर पुलिस आएगी उसको पनिशमेंट करेगी, फिर जज साहब उसको जजमेंट देंगे। तो 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ओके, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड कंट्री। 3, 1, 2, 4, 5 है ऐसा कोई? वेरी गुड। 10 क्वेश्चन कर लोगे तो मतलब पूरा समझ ही में आ जाएगा। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिजीज।
सबसे पहले क्या होगा? पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन है, फिर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से गरीबी आ रही है, गरीबी से फिर डिजीज हो रहे हैं, मतलब इलाज नहीं हो पा रहा है, डिजीज से फिर मौत हो जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, 24153। चलिए, रिलेशनशिप वाला आ गया, इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशनशिप। क्या रिश्ता होगा? ब्लड रिलेशनशिप। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सैड। मतलब कोई एक ऐसा फिगर है और इसको देखते हुए सुरेश ने कहा, क्या कहा? इसको देखते हुए, ये कोई फोटोग्राफ है, इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जब आप जाइए तो आपको ऐसे ही पिक्चर बनाना पड़ेगा। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मतलब ये मेरे माता के इकलौते बेटे का सिर्फ इकलौता लड़का है। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द दैट बॉय? तो सुरेश की मम्मी, मान लीजिए ये इनकी मदर है, इनके मदर का बेटा सुरेश, मतलब सुरेश इनका बेटा है, और सुरेश का इकलौता बेटा कौन होगा? दिस वन। तो इसका मतलब कि ये अपने बेटे की फोटो को लेकर के बात कर रहा है, तो सुरेश क्या है? उसका फादर है। समझ आया? हम्म। अगला सवाल है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए, मतलब कि ए प्लस बी बराबर ए कर दिया जाए, एंड इज द मदर ऑफ बी, मतलब कि ए जो है वो क्या है? बी की मदर है, मतलब ये क्या है? मदर है। ए माइनस बी इजकल टू ए, बाप रे, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे क्या निभाएंगे? ब्रदर निभाएंगे रिलेशन। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, बाबा रे बाबा। ए परसेंटेज बी बराबर ए इज फादर ऑफ बी, एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू ए मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे इनमें रिलेशन कैसा होगा? सिस्टर का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग shows that P is the maternal uncle of Q? बाबा रे, P is the maternal uncle of P। मामा, मामा। मैटरनल अंकल का मतलब मामा। यहाँ पे ये मदर हैं, और मदर के जो ब्रदर होंगे वो मामा कहलाएंगे। ये वाला P प्लस एस इंटू क्यू माइनस एन, क्योंकि P प्लस एस बराबर क्या हो जाएगा? ये ब्रदर मदर आ जाएंगी, और एन माइनस की बराबर ब्रदर हो जाएगा, तो ये अंकल हो जाएंगे। समझ आया? हम्म। हाँ, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये क्या है? बी के भाई हैं। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी क्या है? सिस्टर है सी का, एंड सी इज द फादर ऑफ डी। सी जो है फादर है बी के। हाउ डी इज रिलेटेड टू द ए? देखिए यहाँ पे, ए ब्रदर है किसका? बी का, और बी सिस्टर है किसका? सी का। तो और सी जो है फादर है डी का।
तो इसका मतलब कि ये इसके अंकल हुए। सी सी फा नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, इसके सी फादर है इनका, तो ये दोनों भाई हुए, ब्रदर। ठीक है। बाबा रे बाबा, फिर से वो क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन अमित तुम कर लेना क्योंकि मैंने करा दिया। ठीक है ना। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय अ गर्ल सैड, मतलब किसी लड़के को दिखाते हुए एक लड़की ने कहा, ही इज द सन ऑफ अ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। बाप रे। ही इज द सन ऑफ द डॉटर, ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। मतलब मेरे अंकल के पिता की लड़की है, सॉरी लड़का है। मेरे अंकल के पिता के लड़की का लड़का है। समझ आया। मेरे पिता के चाचा मतलब कि मेरे दादा हुए, तो दादा के बेटी का लड़का है, तो दादा के बेटी क्या हुई, मेरी बुआ हुई, है ना। और बुआ का लड़का क्या होगा, भाई होगा। बाप रे बाप। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, मेरे चाचा के पापा। हाँ, तो आपके पेपर में हिंदी में रहेगा। What is the property of a liquid due to the its free surface try to have minimize surface area? वो कौन सी सरफेस टेंशन जिसकी वजह से वाटर हमेशा ड्रॉप के फॉर्म में आता है, ऑलवेज पानी में जो बुलबुले बनते हैं, राइट। तो ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड चाहता है कम से कम एरिया में अपना पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या करे, कवर करे। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? पी ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में? तो आपको मैंने रूल बताया था, जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब एस, देन इसके बाद पी, देन डी, फिर इसके बाद एफ। तो एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है ना। ये याद रखिएगा, आपको पढ़ाया था। तो कितने होंगे भैया, 6। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में, मतलब कि नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। वो इसलिए